पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और उनके जनरल फंक्शंस क्या हैं। प्रत्येक कोशिकांग का क्या जनरल फंक्शन है और साथ ही जनरल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक कोशिकांग के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। डिस्कवरी का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को एंड ये हुआ 1833 में। यहाँ हम याद कर लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इट वॉज इन 1665 में कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, अध्ययन किया था। डिस्कवरी ऑफ सेल, द क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट हुक। तो इतना ड्यूरेशन हम देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के मध्य। इसके साथ ही जब हम पायनियर्स को जब हम क्रेडिट देते हैं, नाम लेते हैं, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है जे हैमरलिंग का। जे हैमरलिंग ने 1934 में एसिटाबुलेरिया पर प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि जो भी कोशिका के कैरेक्टर्स होते हैं उनका कंट्रोलिंग सेंटर केंद्रक है। कोशिका के अंदर केंद्रक नाम की जो संरचना है, दैट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज फॉर द सेल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूक्लियस के डिटेल्स पर। आपने पढ़ा होगा माइटोसिस मियोसिस के समय कि केंद्रक छिन्न भिन्न हो जाता है कोशिका विभाजन के समय, और दोबारा फिर रिफॉर्म हो जाता है इंटरफेज में। दोबारा जब नई कोशिकाएं बन जाती हैं तो इंटरफेज के समय दोबारा रिफॉर्म हो जाता है। तो हम ये जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, वो हम पढ़ रहे हैं इंटरफेज न्यूक्लियस के डिटेल्स हम स्टडी कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, कोशिका चक्र आपने पढ़ा होगा, तो कोशिका चक्र के अंतर्गत सेल डिवीजन की अवस्था होती है और इंटरफेज की अवस्था होती है। सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस के अंतर्गत केंद्रक छिन्न भिन्न डिसइंटीग्रेट हो जाता है और दोबारा फिर केंद्रक का पुनर्निर्माण हो जाता है जब नई कोशिकाएं बन जाती। इंटरफेज अवस्था के में दोबारा पुनर्निर्माण हो जाता है केंद्रक का। तो जो भी न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं उनका हम सही तरीके से अध्ययन इंटरफेज न्यूक्लियस इस अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में हम कर पाते हैं। तो इंटरफेज न्यूक्लियस, इसमें 4 संरचनाएं मुख्य रूप से देखी जा सकती हैं। फर्स्ट इज ये है न्यूक्लियर इन्वेलप। इसे हम कहते हैं केंद्रकीय आवरण। क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक एक संरचना का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये है बाह्य लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है केंद्रक का,
एक बार हम सिंपल सा एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं केंद्रक का। ये है फर्स्ट जो स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है, और ये तो है आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, और ये है इनर मेम्ब्रेन। और इसके मध्य, दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्थान पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हम देख सकते हैं ये है पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसे हम और भी डिटेल में बना सकते हैं। अच्छा, अंदर अगर हम बात करें तो इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है स्मूथ और रफ दोनों प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम रफ दिखा देते हैं। और अंदर एक सपोर्टिव लैमिना पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और बाहर फाइब्रिल्स होते हैं जो कि कुछ अनऑर्गेनाइज्ड से होते हैं। अंदर इसमें क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है। क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल है कोशिका का। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, तो हम पहले न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज के अंत में डिसइंटीग्रेट कर जाता है। प्रोफेज मतलब कि माइटोसिस का फर्स्ट वाला स्टेज। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज के एंड में डिसइंटीग्रेट करता है और रिफॉर्म हो जाता है इंटरफेज अवस्था में, एट द एंड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के अंत में रिफॉर्म हो जाता है। ये जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच की जो संरचना है वो लगभग होती है 15 nm होती है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्थान होता है 15 nm से लेकर के इर्रेगुलर कैविटीज के रूप में ये स्थान पाया जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। मतलब ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है ये यूनिफॉर्म नहीं बनाना होता आपको, ये इर्रेगुलर कैविटीज के रूप में होता है। प्रत्येक मेम्ब्रेन का डायमीटर, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, प्रत्येक मेम्ब्रेन का डायमीटर लगभग 7.5 nm होता है व्यास। यहाँ हम 1 nm जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। और हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप बीच बीच में इंटरप्टेड रहता है न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा। मतलब न्यूक्लियर एनवेलप के बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं जिनका कि फंक्शन होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये टोटली ओपन नहीं होते हैं, पर यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचना पाई जाती है, उस पर अभी हम आएंगे। तो एक बार जब हमने न्यूक्लियर एनवेलप स्टडी कर लिया उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूक्लियर पोर पर।
न्यूक्लियर पोर खुले पोर नहीं हो करके न्यूक्लियर पोर एक संरचना के रूप में पाया जाता है और ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए। तो पर्टिकुलर मटेरियल को न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा के थ्रू माध्यम से न्यूक्लियस के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है और विशिष्ट पदार्थों को का इंपोर्ट किया जाता है। अब इसके अगर हम डायमेंशंस की बात करें, मतलब साइज की बात करें हम, तो न्यूक्लियर प्रत्येक जो न्यूक्लियर पोर है ये न्यूक्लियर पोर 30 टाइम्स बड़ा होता है, 30 टाइम्स लार्ज देन साइज ऑफ राइबोसोम्स। प्रत्येक न्यूक्लियर पोर मतलब इतना बड़ा होता है। राइबोसोम आपको पता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, तो राइबोसोम से 30 टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियर पोर और इसका साइज लगभग होता है न्यूक्लियर पोर का 120 नैनोमीटर होता है डायमीटर में व्यास। न्यूक्लियर पोर का व्यास है 120 नैनोमीटर। पोर के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे ट्रांसपोर्टर कहते हैं और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स और आरएनएस के ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है ये बहुत बड़ी सी कॉम्प्लेक्स संरचना होती है, जटिल संरचना होती है और ये 125 मिलियन डाल्टन्स की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन स्टडी करेंगे।